गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं और पिछले क्लास में मैंने बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल तक करवाया था, है ना। हमने पिछले क्लास में मेटलर्जी में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, और आज हम लोग मेटलर्जी को फिनिश भी करेंगे। बेसिकली मेटलर्जी में मैंने आपको जनरल प्रोसेस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन बता दिया था। जनरल प्रोसेस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन मैंने बता दिया था, और इसमें मैंने कंसंट्रेशन पहले करा ओर का, कंसंट्रेशन ऑफ ओर मैंने करा। पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर सोचते हैं क्या करना है बाकी सब चैप्टर्स का। मुझे ये चैप्टर बोला गया, मैं ये चैप्टर कर रहा हूँ बाबू। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद मैंने आपको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करवाया है। रोस्टिंग कैल्सिनेशन के बाद फिर स्मेल्टिंग करवाया गया था। स्मेल्टिंग के बाद फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करवाया गया है। ये 4 स्टेप है, चारों स्टेप को डील किया गया था। अभी हम लोग कुछ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 2 चीज बाकी है हम लोग को पढ़ना। एक तो है स्पेशल मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कुछ मेटल्स के लिए अलग अलग तरीका यूज होता है, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और फिर हम लोग को एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ना है। ये 2 चीजें हम लोग को स्टडी करना है। तो देखिए स्पेशल मेथड में सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में करते क्या है हम लोग, जो आपके पास ओर का कंसंट्रेशन कर ही लेना है आपको, जैसा आपने करा था पहले भी। उसका ओर का रोस्टिंग और कैल्सिनेशन भी कर लेना है एज रिक्वायर्ड। और उसके बाद रोस्टेड और कैल्सिनाइड ओर, वाट एवर आपको जरूरत पड़ रहा है उस तरह के ओर को करने के लिए, रोस्टेड और कैल्सिनाइड ओर को एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिड्यूस करते हैं, के साथ रिडक्शन करके हम लोग मेटल ऑब्टेन करते हैं। जैसे पहले मैंने बोला था ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग करो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वहां पे करो। जैसे इसमें स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हम उसको मेटल में रिड्यूस करते हैं, और उसी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड नेमिंग ऑफ द प्रोसेस इज डन। पायरोमेटलर्जी में बहुत सारे मेथड इन्वॉल्व है, जैसे कि पहला है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। अगर आप कार्बन को यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, इसमें क्या होगा, कार्बन इज यूज्ड टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। जैसे ZnO को आप क्या करो, कार्बन के साथ रिड्यूस कर दो, जिंक प्लस CO गैस, CO2 गैस बन जाएगा। अगर आप Fe2O3 को कार्बन के साथ रिड्यूस कर दो, आपका आयरन प्लस CO2 गैस वगैरह बन जाएगा। इस तरह से आपका ये हो। दूसरा है थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, आयरन को हम यूज करते हैं, आयरन हॉट, रेड हॉट आयरन को बोला जाता है। हॉट रेड आयरन को हम लोग क्या करते हैं, इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट।
सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। एल्युमिनियम को बोलना था, आयरन को नहीं। एल्युमिनियम को हॉट एल्युमिनियम रॉड इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि देखो Fe2O3 को अगर आप एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराओगे Al2O3 प्लस आयरन बन जाएगा। Cr2O3 को अगर आप एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हो Al2O3 प्लस क्रोमियम बन जाएगा। ठीक है, थर्माइट प्रोसेस एल्युमिनियम रॉड को यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, या एल्युमिनियम पाउडर भी बोल सकते हो, हॉट एल्युमिनियम पाउडर। तीसरा है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में जिस मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, मेटल कंपाउंड उसी मेटल कंपाउंड को यूज कर लेते हैं, मेटल कंपाउंड ऑफ दैट मेटल। यूज्ड एज रिड्यूसिंग। जैसे देखो CuO है और CuS के साथ इसको ये, तो क्या होगा 3 कॉपर प्लस SO2 बन जाएगा। ठीक है, कॉपर को आप सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू यूज करते हो। और भी लेड है, ये सब भी यूज होता है। PbO को अगर आप PbS के साथ करते हैं तो भी ये इस तरह से बन जाएगा, Pb प्लस SO2 वगैरह बनेगा। इसी तरह से अगर आप एक और मेथड होता है थर्मल रिडक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को सिंपली हीट कर देते हैं। मेटल ऑक्साइड इज सिंपली हीटेड, टू प्रोड्यूस मेटल। मेटल ऑक्साइड को सिंपली रिड्यूस कर देते हैं, मतलब मेटल में हीट करके सीधा सीधा है, मतलब जैसे HgO को आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधा Hg प्लस O2 में टूट जाएगा गर्म करोगे। Ag2O को करने का जरूरत ही नहीं है, आपको सिल्वर में टूट जाएगा प्लस हाफ O2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका अलग अलग तरह का प्रोसेस इन्वॉल्व है पायरोमेटलर्जी में, डिपेंडिंग अपॉन, मैंने कहा ना पायरोमेटलर्जी बेसिकली एक तरह का स्मेल्टिंग का एक स्पेशल केस है जिसमें अलग अलग तरह के रिड्यूसिंग एजेंट को यूज किया जाता है और उसके आधार पे आपका नाम दिया जाता है प्रोसेस का। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, थर्मल रिडक्शन प्रोसेस, ये सब पायरोमेटलर्जी का ही तरीका है। अब देखिए इसके बाद हम लोग को और भी कुछ टर्म है, जैसे कि हम लोग को दूसरा मेथड यूज होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होता है, ये यूज होता है फर्स्ट मेटल के लिए, यूज्ड फॉर फर्स्ट मेटल। फर्स्ट मेटल मींस सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकेंड मेटल एल्यूमिनियम, इन सब के लिए यूज होता है। इसमें करते क्या है, देखिए इन सब के लिए दीज मेटल्स कोई और रिड्यूसिंग एजेंट इन सबको रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ये खुद सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। दीज मेटल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सो अदर मेटल्स can't reduce their metal oxide into metal। ठीक है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में नहीं रिड्यूस कर पाएगा। इवन मान लो कार्बन वगैरह लेते हो रिड्यूस करने के लिए, तो होगा क्या कि ये सब इतना ज्यादा रिएक्टिव है ये सब मेटल कि कार्बन के साथ रिएक्शन करके मेटल कार्बाइड बना लेगा। ठीक है,
अदर रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, मेटल को रिड्यूस करेगा नहीं, अदर रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन फॉर्म कार्बाइड विद दिस मेथड। कार्बाइड बना लेगा इस मेटल के साथ, ठीक है। तो ये होगा। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी करते क्या इलेक्ट्रोमेटलर्जी में, जैसे देखो मेटल का जो कंपाउंड है, खासकर मेटल हेलाइड, वो आप एक न्यूट्रल फ्लक्स के साथ मिलाते हो, ठीक है, और इसको मेल्ट करते हो, मोल्टेन फेज में ले आते हो, और मोल्टेन फेज में ले जाकर के इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हो। मोल्टेन फेज में ले जाकर के आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हो, जिससे कि प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाता है एट कैथोड रिडक्शन के थ्रू। जैसे कि देखो, मान लो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सोडियम, ठीक है, तो NaCl प्लस CaCl2 मिक्सचर को आप क्या करते हो, मोल्टेन फेज में ले जाते हो। CaCl2 का काम है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट घटाना। उसके बाद क्या होगा, ये Na प्लस, बेसिकली पहले तो NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। अब एट कैथोड क्या होगा, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम में बदल जाए, और यही मेटल डिपॉजिट होगी। एट एनोड आप क्या रखोगे, आपके पास जो क्लोराइड आयन है वो ऑक्सीडाइज होगा और बन जाएगा हाफ Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन यहां पर होगा कैथोड पे, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है। तो याद रखने का तरीका है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे कि O और R में अल्फाबेटिकली सुपीरियर कौन है, O। A और C में अल्फाबेटिकली सुपीरियर कौन है, A। तो ऑक्सीडेशन एनोड पे, रिडक्शन कैथोड पे, इस तरह से याद रखिए। कुछ और भी लोग तरीके से याद रखते हैं, एनऑक्स, रेड कैट करके। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन एनोड पर और रिडक्शन कैथोड, यही बात है, ठीक है। ये सारा पॉइंट है। तो ये है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी किन किन के लिए यूज होता है, फर्स्ट डे मेटल और सेकेंड डे मेटल के लिए और एल्युमिनियम के लिए। थर्ड प्रोसेस है आपका अमलगमेशन मेथड। अमलगमेशन मेथड में क्या होता है, अमलगमेशन मेथड में आप अमलगम बना लेते हो। क्या करते हो, यूज्ड, इसको यूज किसके लिए करते हैं, यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम नेटिव ओर। नेटिव ओर समझते हो ना, मैंने शुरू में ही बताया था, ऐसा ओर जो अनकंबाइंड स्टेट में हो। वो अनकंबाइंड स्टेट में होगा तब उसके लिए हम लोग अमलगमेशन मेथड यूज करेंगे। जैसे कि आपके पास है गोल्ड, सिल्वर, इन सब के लिए यूज होता है, प्लेटिनम के लिए यूज होता है। जैसे आपके पास इम्प्योर गोल्ड, इसको आप क्या कर दिए, Hg के साथ LOI बना दिए, AuHg LOI बन गया, ठीक है। और ये LOI जो बना, ये ऑब्वियस सी बात है प्योर Ag ही बना पाए, प्योर Au ही बना पाएगा, इम्प्योरिटी तो नहीं बना पाएगा ना। अब इसको आप क्या करोगे, हीट कर दो।
तो Hg ज्यादा वोलाटाइल होता है, Hg आसानी से वेपर बन के उड़ जाए, और जो आपको अब गोल्ड बना वो प्योर बन। इस मेथड से नेटिव बोर्ड से करते हैं, गोल्ड के लिए यूज होता है, सिल्वर के लिए यूज होता है, प्लेटिनम वगैरह के लिए यूज होता है नेटिव बोर्ड से। ठीक है, सबको अमलगामेशन मेथड में पहले एलॉय बनाया जाएगा Hg के साथ, एलॉय बनाने के बाद उसको फिर हीट किया जाएगा, उससे प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा और Hg गैस बन करके उड़ जाएगा। ठीक है, अगला है हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी हम बात करेंगे। देखिए ये एक ऐसा मेथड, इसमें करते क्या है, यूज टू एक्सट्रैक्ट F block metals gold, silver, gold from their ore। इसमें करते क्या है, इन दिस मेथड पहले हम लोग ओर को डिसॉल्व कर लेते हैं एक सुटेबल रिएजेंट। ओर इज डिसॉल्व इन ए सुटेबल रिएजेंट। Ore is dissolved in a suitable reagent, and then ore is dissolved in a suitable reagent, and then a more electropositive metal, a more electropositive metal is added, which remove the metal from its compound। फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे आप Ag2S को क्या करोगे, पहले NaCN में डिसॉल्व कर, इससे क्या होगा, बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स, एक कंपाउंड बन जाता है AgCN का होल 2 अब प्लस Na2S, 2 ये बनेगा, ये 4 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 Na ये सुटेबल सॉल्ट के साथ डिसॉल्व हो गया। अब इसमें आप क्या करोगे, बाहर से एक रिएजेंट ऐड कर दोगे, स्ट्रॉन्गर रिएजेंट यूज कर दो। और स्ट्रॉन्गर रिएजेंट जैसे ही यूज किया आपने, बन गया Na2ZnCN का होल 4, Na2ZnCN का होल 4 प्लस 2 Hg जो है बाहर चला गया। अल्टीमेटली ये हुआ कि जो स्ट्रॉन्गर रिएजेंट, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रो रिड्यूसिंग एजेंट या इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल इज यूज्ड। बेसिकली हुआ क्या, एक मोर इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल ने एक लेस इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर दिया। ये अक्सर होगा, एक मोर इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल एक लेस इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देता है। इसी कंसेप्ट पे हाइड्रोमेटलर्जी बेस्ड। हाइड्रोमेटलर्जी का और भी कुछ नाम होता है, जैसे कि मैक अर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जी इसी पर प्रिंसिपल है। हाइड्रोमेटलर्जी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट
based on the fact that a more electropositive metal replace a more electropositive metal replace a less electropositive metal from their source. ठीक है, यही है हाइड्रोमेटलर्जी। समझ में आया हाइड्रोमेटलर्जी क्या है? एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। इसी कंसेप्ट पे हाइड्रोमेटलर्जी बेस्ड। देखिए, जो मेटलर्जी का सारा प्रोसेस था, मैंने जनरल मेथड और कुछ स्पेशल मेथड, पायरोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, अमलगमेशन मेथड, ये सारा कुछ किया। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो है, ये जो पैकेज में दिया गया है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ही आपको दिया गया है पढ़ने के लिए डिटेल में। तो बारी बारी से इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन किया जाएगा। ठीक है, देखो आयरन का जो ओर है, मेन जो ओर है आयरन का, वो कौन सा है? Fe2O3 मेन ओर बोला जाता है। ठीक है, आयरन का मेन ओर यही है। अब इसमें जो पहले कंसंट्रेशन करवाना पड़ेगा वो किस मेथड से करवाना पड़ेगा? बताइए कोई। कंसंट्रेशन किस मेथड से कराओगे आप? बोलिए, इसमें कंसंट्रेशन किस इसमें ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मेटल ऑक्साइड के लिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज हुआ था। उसके अलावा मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस यूज हुआ। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस यूज होगा और मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस यूज होगा। इन दोनों मेथड से पहले आप कंसंट्रेशन कर लोगे। उसके बाद रोस्टिंग कैसे करोगे? रोस्टिंग करोगे या कैल्सिनेशन करोगे? पहले ये बताओ, आयरन ओर का रोस्टिंग कराओगे या कैल्सिनेशन कराओगे? इसको आप फिर कंसंट्रेटेड ओर को आप रोस्टिंग कराने का जरूरत ही नहीं है। कंसंट्रेटेड ओर को कैल्सिनाइड किया जाएगा, और इज कैल्सिनाइड, क्योंकि इसमें देखिए अल्टीमेटली तो ये मेटल ऑक्साइड है ही। नाइन्थ स्टैंडर्ड में एल्युमिनियम और जिंक का मेटलर्जी। मुझे जो भेजा गया उसमें मेटलर्जी ऑफ आयरन ही दिया गया है। ठीक है, मैं तो इसको कर देता हूं, बाकी आप कर लो। जिंक का तो बहुत छोटा सा है, एल्युमिनियम का बड़ा मेथड है। मैं बता देता हूं जनरल प्रोसेस, जिंक का भी एल्युमिनियम का भी कोशिश करता हूं बताने का। कैल्सिनाइड कर लोगे एंड देन smelted in blast furnace। देखो होगा क्या, ब्लास्ट फर्नेस में आप क्या करोगे, Fe2O3 को
कोक के साथ, कार्बन के साथ मिलाओगे, ठीक है, कुछ SiO2 वगैरह मिलाया जाएगा, उसका स्लैग के रूप में फॉर्मेशन होता है और वो निकलता है बाहर। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये फ्लक्स है, ये सब मेल्ट करके, ये सब डाल करके ब्लास्ट फर्नेस को बोलते हैं चार्ज या इनग्रेडिएंट। और इसको ऐड किया जाता है, एडेड टू ब्लास्ट फर्नेस। इसको ऐड किया जाएगा ब्लास्ट फर्नेस, और ऐड किया जाएगा। देखो ब्लास्ट फर्नेस में होता क्या है, ब्लास्ट फर्नेस का अगर हम डायग्राम बनाना चाहें, लगभग इस तरह का कुछ डायग्राम होता है। ठीक है, और यहां से आप हॉट एयर इसमें इंजेक्ट करते हो। ये हॉट एयर इंजेक्ट किया गया, हॉट O2 गैस। यहां से आप इसमें क्या करते हो, चार्ज को इंजेक्ट करते हो, चार्ज को ऐड करते हो। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली आप गौर कीजिएगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो है स्लैग बन करके ऊपर रहेगा मेटल के ऊपर, ये मोल्टेन मेटल का जोन है। मोल्टेन मेटल इधर से निकल जाएगा, जो मेटल इससे बनता है उसको बोलते हैं पिग आयरन, मतलब ये इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योर फॉर्म है आयरन का, जो कि यहां से बनता है। स्लैग जो होगा वो मेटल, पिघला हुआ जो मोल्टेन मेटल है उसको कवर अप करता है, लाइटर मटेरियल होगा, स्लैग हमेशा लाइटर होता है, और इसको आप इस अलग मतलब छोर से बाहर निकाल सकते हो। अब इसमें आप इसको 4 जोन में डिवाइड कर सकते हो, इस पूरे ब्लास्ट फर्नेस को 4 जोन में डिवाइड कर सकते हो। वो डिवीजन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। जोन 1 में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है 400 से, मतलब जोन 4 से ही शुरू करते हैं, मैं जोन 4 से ही मैं शुरू करता हूं। जोन 4 जो होता है हाई टेम्परेचर जोन होता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर जोन में कार्बन, जो कोक आपने डाला है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाएगा, एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, और CO बनाएगा, बेसिकली एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। CO फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाएगा, दोनों एक्सोथर्मिक। डेल्टा H रिलीज होगा, डेल्टा H रिलीज होगा, और एक्सोथर्मिक होने के कारण, एक्सोथर्मिक होने के कारण ये हाई टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन and hence high temperature is maintained. एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और इसलिए हाई टेम्परेचर यहां पर मेंटेन। ठीक है, दूसरा है, इसको बोला जाएगा जोन ऑफ कंबसन, इसको बोला जाएगा जोन ऑफ कंबसन। इसके ऊपर क्या होगा, जोन 3 में
जोन 3 में क्या होगा, स्लैग वगैरह का फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह। एक्चुअल में ब्लास्ट फर्नेस का एक और बात मैं बता दे रहा हूँ, ब्लास्ट फर्नेस में फ्लक्स जो है, मैंने यहाँ पे लगता है ये गलत लिख दिया है, स्लैग वो रहता है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट फ्लक्स लेते हैं, इसमें इंप्यूरिटी ही रहता है, इंप्यूरिटी इसमें रहता है, इसमें इंप्यूरिटी के रूप में SiO2 रहता है। तो अगला जो जोन है उसमें स्लैग फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है SiO2 के साथ रिएक्शन करके CaSiO3 बना ले, ठीक है। जोन 2 में जाकर के टेम्परेचर और थोड़ा कम रहता है जोन 3 का, जोन 2 में जाकर के जोन ऑफ रिडक्शन है। यहां पर Fe2O3 CO के साथ रिड्यूस होकर के आयरन प्लस CO2 गैस देता है। और ये जो है एंडोथर्मिक फिनोमेना है, मतलब इसमें एनर्जी लगता है और इसलिए यहां पर टेम्परेचर लो हो जाता है। दिस रिएक्शन absorbs heat and hence temperature is becomes lower. मुझे लगता है एक मैंने ये जोन 3 था, मुझे लगता है ये जोन 3 था। जोन 4 जो होता है जोन ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है। ये जोन 2 है, ये जोन 1 है, और जोन 4 मैं अब लिख रहा हूं। जोन 4 जो होता है वो जोन ऑफ फ्यूजन ही होता है, जोन ऑफ फ्यूजन होता है। यहां पर क्या होगा, सबसे लोअर मोस्ट जोन यही है, जो आयरन है, आयरन जो होगा सॉलिड से आकर के यहां पर आयरन लिक्विड में बदल जाएगा, क्योंकि ये वेरी हाई टेम्परेचर जोन होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर यहीं पे होता है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के करीब, ठीक है। ये 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। यहां पर स्लैग फॉर्मेशन लगभग 900 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। और ये जो ये है हाई टेम्परेचर जोन, जोन ऑफ कंबशन, ये लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, ठीक है। 1200 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर जोन में अलग अलग रिएक्शंस होगा, और फाइनली इससे आपको क्या होगा, आयरन मिलेगा जो कि पिग आयरन होगा, इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। अब पिग आयरन को आप क्या करोगे, बदलोगे पिग आयरन पे, आपको फिर पिग आयरन को आपको बदलना होता है रॉट आयरन। रॉट आयरन जो होता है वो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। इसमें करते क्या है, इसमें करते क्या है, पिग आयरन में आप क्या करते हो, स्क्रैप आयरन लेते हो, स्क्रैप आयरन लेते हो और इसको हीट करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना होता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 1500 डिग्री सेल्सियस। आप क्या करते हो, इसको हीट करते हो। इससे क्या होता है, आयरन का परसेंटेज बढ़ता चला जाता है, और आयरन का परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा तो फिर क्या होगा, कार्बन का परसेंटेज, बेसिकली पिग आयरन में कार्बन का कुछ परसेंटेज होता है, कंटेन अबाउट 4% कार्बन पिग आयरन, जबकि रॉट आयरन में 0.15 0.25% कार्बन रहता है, ठीक है। जो मोस्ट यूजफुल फॉर्म है आयरन का वो है स्टील। आयरन का जो सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्म है वो है स्टील, जो कि कंटेन करता है 0.25 से लेकर के 2% तक आयरन, अगर सॉरी 2% तक कार्बन। जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा
स्टील उतना ही हार्ड होगा। जितना कम कार्बन कंटेंट होगा स्टील उतना ही कम हार्ड होगा। 3 तरह का स्टील होता है, माइल्ड स्टील, सॉफ्ट स्टील और हार्ड स्टील। ठीक है, ये तीनों तरह का स्टील होता है जो सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा मैं जो समय बचा है उसके अनुसार से मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक कर देता हूँ। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक बहुत आसान सा है। आप क्या करते हो, जेडेनो से ही मेनली एक्सट्रैक्शन करते हो। जेडेनो को आप कार्बन रिडक्शन, मतलब पहले आप क्या करोगे, कंसंट्रेटेड करोगे बाई ग्रेविटी सेपरेशन, फिर कैल्सिनाइड कर लोगे, और फिर इसको क्या करोगे, कार्बन के साथ कार्बन रिडक्शन प्रोसेस यूज करके इसको CO2 में, जिंक प्लस CO2 में ऑब्टेन कर लोगे। जो मैंने बताया भी था, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस यूज होगा यहाँ। ठीक है, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस यूज होता है जिंक के लिए। ठीक है, यूज फॉर, याद रखिएगा, जिंक के लिए यूज होता है, टीन के लिए होता है, लेड के लिए यूज होता है, और भी कुछ मेटल से जैसे आयरन वगैरह के लिए भी यूज होता है। ठीक है, कोबाल्ट, निकेल, इन सब के लिए यूज होता है। इन सभी के लिए कार्बन रिडक्शन प्रोसेस यूज होता है। तो ये तो बहुत आसान है, सीधा सीधा आप जिंक का ये कर सकते हो। जिंक का प्यूरिफिकेशन किस मेथड से करते हैं, जो जिंक प्यूरिफिकेशन इज डन यूजिंग, कौन सा मेथड बताइए, मैंने पढ़ाया है, इज डन यूजिंग डिस्टिलेशन मेथड। मैंने बताया था डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, आप इसको गर्म करोगे, बॉयल करोगे बेसिकली, और बॉयल करने के बाद क्या होगा, जो इम्प्यूरिटी होगा इसमें गैस बन करके उड़ जाएगा, और जिंक जो है सॉलिड के रूप में प्रेजेंट रहेगा। इम्प्यूरिटी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और इसलिए जब आप हीट करोगे तो इम्प्यूरिटी बाहर निकल जाएगा, जिंक आपका रिमेन रह जाएगा, बचा रह जाएगा। ठीक है, यही सारा प्रोसेस है बेसिकली। आप एक बार रीडिंग दे दोगे जो आपको बताया गया है। ठीक है, जो आपको बताया गया उसको रीडिंग दे दोगे। और बेसिकली मेटलर्जी में यही सारा कुछ है। इसके अलावा जैसे कुछ लोग का कंसर्न है कि एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है उन्हें, तो एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन एक बड़ा मेथड, उसमें समय लगेगा। एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन आप एक बार रीडिंग देना, समझ में आएगा कुछ हद तक, और बाकी आप 11th-12th में पढ़ोगे बहुत ज्यादा डिटेल में इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, मैंने उतना, देखो है क्या कि 9th-10th लेवल पे उतना ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है जितना कि आप जेई में पढ़ोगे, नीट में पढ़ोगे, 12th में ये चैप्टर है पढ़ना आपको। फिर आप अभी आपको जितना बताया गया उससे इतना इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि आप बेसिक समझ लो, एंड देन आफ्टर आपको डिटेल में पढ़ना है वहां पर। ठीक है, ठीक है, सर मैं मेटलर्जी को फिनिश कर दिया है। बाकी अगले क्लास में अगर कुछ क्लासेस वगैरह और लगते हैं तो मैं आगे कुछ पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक। आप अपना जो भी डाउट है इससे रिलेटेड पूछ लीजिएगा। पहले तो आप पूरा स्टडी कर लीजिए, जो भी आपको पैकेज दिया गया उसको पूरा थ्रू आउट पढ़ लीजिए, और जो भी दिक्कत है, अगर होता है दिक्कत तो पूछिएगा। ठीक है, मैं इसका PDF और वीडियो रिकॉर्डिंग में शेयर कर देता हूँ, और बाकी अगर अगला क्लास लगता है हम लोग का तो फिर अगला क्लास करते हैं करना। ठीक हो, मैं एंड कर रहा हूँ समय फिनिश होने पर। ठीक हो।